गरीब विधवा वर्सेस अमीर सहेली का लाइफस्टाइल। चुप हो जा गुड्डी बिटिया, चुप हो जा। अरे क्या बात है रेखा बहू, गुड्डी इतना क्यों रो रही है? पता नहीं माँ जी, कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही है, बस रोए जा रही है। हो सकता है उसे गर्मी लग रही है, जाकर नहला दे। अपनी सास गायत्री के कहने पर रेखा अपनी बेटी को लेकर आंगन में लगे हैंडपंप पर, जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर लगे होते हैं, वहीं नहलाने लगती है। मगर साबुन के फिसलाव से गुड्डी का सर हल्का पत्थर पर लग जाता है, जिससे दर्द में वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची गुड्डी तो ठीक तो है। ये कहकर वो विधवा लाचार माँ रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। रेखा अपनी गरीब सास गायत्री के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, जहाँ उसके घर में एक पंखा भी नहीं होता, जिस कारण उस गरीब को हर रोज कड़ी गर्मी में ही रहना पड़ता है। कुछ महीनों पहले ही रेखा का पति काम करते वक्त अपनी जान गंवा देता है, जिसके बाद से वो गरीब विधवा मजबूर माँ मलबा ढोती है। ये तो थी एक गरीब की जिंदगी। आइए देखते हैं एक अमीर की लाइफस्टाइल। लल्लू, अरे ओ लल्लू। जी मालकिन। जरा टाइम देखना, टाइम क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई और अभी तक तूने आयुष को नहलाया नहीं। मगर मालकिन, आयुष बाबा मेरे हाथों से नहीं नहाते हैं। बाबा बहुत छोटे हैं, उन्हें पल्लवी भाभी काहे नहीं नहलाती, वो उनकी माँ है। लल्लू, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ बिजी हूँ, जाकर आयुष को नहला देना। और हाँ, मेरे बेटे को नहलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज भी कर लेना। लल्लू आयुष को झूले से उठाकर उसे नहलाने के लिए बड़े से बाथटब में बैठा देता है, जिसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं। पल्लवी बहुत ही अमीर घर की बहू होती है, जिस कारण उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। वहीं गरीब रेखा रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ। रेखा भूखे प्यासे मीलों पैदल पैदल चलकर मलबे के काम पर आ जाती है। क्यों नहीं देखा? तू क्या खुद को चौधराइन समझती है? सारे मजदूर सुबह सुबह ही यहाँ आ जाते हैं, एक तू ही इतनी देर से आती है। मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा, चल जा यहाँ से। नहीं नहीं हरि राम जी, मुझे काम से मत निकालिए। आप तो जानते हैं मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान के लिए मुझ विधवा लाचार के पेट पर लात मत मारो, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। घर के बुरे हालातों ने विधवा हुई रेखा को लाचार बना दिया था, जिस कारण वो हरिराम के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अरे मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझ पर मत चढ़, हाँ? मगर अब तुझे इतने पैसों में अगले 1 महीने तक बाकी मजदूरों से 2 गुना मलबा ढोना होगा। मुझे ये भी मंजूर है हरिराम। ऐसा कहकर गरीब रेखा अपनी बेटी को वहीं बगल में एक बोरी पर सुलाकर मलबा ढोना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन जब रेखा काम पर जा रही होती है, तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बहू देख, बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। मेरी मान तो आज काम पर मत जा। नहीं माँ जी, मुझे काम पर जाना ही होगा, वरना हरिराम मुझे काम से निकाल देगा, वरना वो मेरी मेहनत 3 गुना कर देगा। और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? आप तो जानती हैं कि जिस गरीबी में हम जी रहे हैं, उसमें रोजी रोटी चलाने के लिए हमें खून पसीना बहाना पड़ता है, फिर चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए उस गरीब विधवा बहू की आंखों से आंसू चला जाते हैं, जिसके बाद वो बारिश में भीगते हुए काम पर चली आती है। एक तरफ जहां बारिश उस गरीब के घर पर कहर बनकर टूटता है, वहीं बारिश को देखकर अमीर बहुत खुश होते हैं। रोनित, देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो ना, मैं तुम और आयुष घूम कर आते हैं। मगर पल्लवी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। रोनित बेटा, हमारी लाइफ गरीबों की तरह क्या गंदी है जो हमें बारिश में भीगते हुए जाना है? इतनी सारी गाड़ियां हैं हमारे पास, अमीर लाइफस्टाइल है। चुपचाप से मेरे पोते और बहू को रोड ट्रिप पर ले जा। तेरे आने तक मैं लल्लू को कहकर पनीर के स्नैक्स बनवा कर रखती हूँ। अपनी माँ मनीषा के कहने पर रोनित पल्लवी और आयुष को गाड़ी में बिठा कर लाता है, जहाँ पल्लवी सड़क किनारे एक भुट्टे वाले को देखकर कहती है, स्टॉप द कार रोनित, मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, प्लीज मेरे लिए लेकर आओ ना।
बारिश में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, लाता हूँ। ये कहकर रौनक गाड़ी से उतर जाता है। तभी पल्लवी गाड़ी का शीशा खोलकर अपना हाथ बारिश में बाहर कर देती है। तभी वो गरीब रेखा को मलबा ढोते हुए देखती है। ओह माय गॉड, ये तो रेखा है। पल्लवी रेनकोट पहनकर गाड़ी से उतरकर रेखा के पास आती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। रेखा, मेरी सहेली होकर तुमने ये क्या हालत बना रखी है? मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मगर तुम्हारी हालत तो बहुत ही बुरी है और गरीब है। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। मुझे देखो, मेरी लाइफस्टाइल कितनी अलग है। मेरे पति एक बिजनेसमैन है, मेरे पास पैसा ही पैसा है। देखो, मेरे पैरों में लाखों के सैंडल हैं और तुम्हारे पास ये लाचारी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर मेरे कंधे पर अपनी सास और अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी जरूर है। मेरी लाइफस्टाइल तुमसे बहुत अलग है। मैं तुम जितनी अमीर तो नहीं हूँ, मगर हाँ, इतना कर लेती हूँ कि रोजी रोटी कमा सकूं। चलती हूँ। ये कहकर वो गरीब विधवा अपनी आंखों में भरे आंसू को छुपाते हुए वहां से बारिश में भीगते हुए चली जाती है। और वहीं अमीर घमंडी पल्लवी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल पर इतराते हुए कहती है, हाँ, औकात एक पैसे की नहीं है और इसके तेवर तो देखो। इस बारिश के मौसम में भी पैरों में चप्पल तक नहीं, विधवा कहीं की। इस तरह समय बीतता जाता है और 20 साल हो जाते हैं और रेखा की बेटी बड़ी हो जाती है। साथ ही अपनी गरीब विधवा माँ की मेहनत को देखकर वो दिन में अपनी माँ के साथ मलबा ढोती है और घर में बिजली न होने के बाद भी रात में जाकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती है। ये लालटेन की रोशनी इतनी कम कैसे हो गई? लगता है लालटेन के अंदर से मिट्टी तेल खत्म हो गया है। मुझे कहीं और जाकर पढ़ना होगा। ये कहकर गरीब गुड्डी पोल पर लगी लाइट की रोशनी में पड़ती है। वहीं अमीर आयुष अपने मखमल के बिस्तर पर एसी की ठंडी हवा में ठाठ से लेटा हुआ रईस वाली लाइफस्टाइल जीता है। आयुष बेटा, तुम सारा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हो और लैपटॉप चलाते हो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे तुम फ्यूचर में क्या करोगे? मम्मी, फ्यूचर की टेंशन गरीबों को होती है, हम जैसे अमीरों को नहीं। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डैडी की तरह बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। पल्लवी अपने बेटे आयुष की बातों में आकर उसके बिजनेस में लाखों रुपए लगा देती है, मगर अपनी बुरी लाइफस्टाइल के कारण आयुष का बिजनेस घाटे में डूब जाता है। वहीं अपनी मेहनत के कारण गरीब गुड्डी सरकारी अफसर बन जाती है, जिसके लिए उसे बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और पुलिस सुरक्षा भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी का परिवार पैसे पैसे को तरसने लगता है और आयुष की बिगड़ैलपन के कारण पल्लवी अपने बेटे को अपने घर की बुनियाद पर लोन उठाकर देने की भूल करती है, जिससे नौबत उनसे उनका खर्चा छीनने की भी हो जाती है। तभी पल्लवी रेखा के घर आती है। रेखा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था। शायद इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी बिगाड़ दिया और उसकी गलती के कारण आज मुझसे मेरा घर भी छीनने वाला है। मेरी मदद करो। रो मत पल्लवी, चुप हो जाओ, पहले थोड़ा पानी पी लो। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। गुड्डी अपनी माँ की सहेली पल्लवी की मदद करती है। तभी पल्लवी कहती है, बेटी, मेरी एक और मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास मेरी बेटी के लिए कोई काम हो तो बताना, हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जरूर आंटी, मेरे दफ्तर में आयुष के लिए काम है, आप उसे भेज देना। गुड्डी अपनी गरीब माँ की सहेली के बुरे वक्त में उसकी मदद करती है, जिसके बाद पल्लवी का घमंड भी टूट जाता है और महीने के 30 दिन काम करने के बाद अमीर लाइफस्टाइल में जिया आयुष को भी मेहनत की कदर पता चलती है। अनुपमा अपनी 3 अमीर बहू मोनिका, सोनी, प्रिया और 2 गरीब बहू ज्योति और अनामिका के एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। अपनी 3 बहुओं के अमीर और 2 बहुओं के गरीब होने की वजह से अनुपमा अपनी बहुओं में बहुत भेदभाव भी करती थी। मोनिका, सोनी, प्रिया बहू, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। आई माँ जी। ये लो बहू, आज तुम तीनों की मनपसंद का नाश्ता बना है। क्या माँ जी, आपने ये नाश्ता बनाया है? आप जानती हैं ना, हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं बहू, आज खा लो, कल से तुम लोगों के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी।
अनुपमा बात कर रही होती है कि तभी वहाँ अनुपमा की दोनों गरीब बहुएं ज्योति और अनामिका आ जाती हैं और नाश्ता करने के लिए सबके साथ बैठ जाती हैं। ओ महारानी, यहाँ कैसे बैठ गई तुम दोनों? माँ जी, अब ये गरीब भी हमारे साथ ही बैठकर नाश्ता करेंगे। तुम दोनों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। एक गरीब का भी किसी अमीर के साथ बैठ नहीं सकता और तुम तो हमारे साथ नाश्ता करने ही बैठ गई। माँ जी, भाभी, आप लोग क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आपकी ही तरह हम भी इस घर की बहू हैं। एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, ऊपर से जुबान चला रही हो। चलो उठो यहाँ से और जाकर घर का काम करो। अपनी सास और तीनों जेठानियों की बात सुनकर ज्योति और अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनसे अपनी गरीबी का मजाक बनता देख और नहीं देखा जाता है, इसलिए वो वहाँ से बिना नाश्ता किए चुपचाप चले जाते हैं और घर के सारे काम करने लगते हैं। भाभी, देखो मौसम कितना खराब हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ अनामिका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वाह वाह वाह, इतने सारे बर्तन पड़े हुए और तुम दोनों महारानी यहाँ खड़े खड़े बातें कर रही हो। बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, हम बस मौसम देख रहे थे। बस बस, अब ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर बर्तन धो दो। माँ जी, बारिश का मौसम होने वाला है, मेरा तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, ऐसे मौसम तो ये सब खाने का मन होता ही है। ज्योति, अनामिका, जल्दी से बर्तन धोकर हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो। ठीक है माँ जी। अपनी सास के इतना कहते ही ज्योति और अनामिका जल्दी से बर्तन धोकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाते हैं। पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चाय और पकौड़े रख दिया ना, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। ज्योति और अनामिका, आंगन में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें धो दो। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है और हम बारिश में कैसे कपड़े धोएंगे? अगर हम बारिश में भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम दोनों क्या कोई छुई मुई का पेड़ हो जो बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी? जितना बोला है चुपचाप से जाकर उतना करो, वरना आज रात तुम्हें घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। अनुपमा को ज्योति और अनामिका पर जरा भी तरस नहीं आता है और वो उन्हें बारिश में बाहर कपड़े धोने के लिए भेज देती है। बारिश में कपड़े धोने की वजह से ज्योति और अनामिका की तबीयत खराब हो जाती है। देखा, मुझे घर का काम ना करना पड़े इसलिए दोनों बीमार होने का नाटक कर रही हैं, वरना इतनी सी बारिश में भीगने की वजह से बीमार कौन पड़ता है? हाँ माँ जी, देखो तो जरा, ये दोनों कैसे आराम फरमा रही हैं। अब घर के काम कौन करेगा? मुझे लगता है इनकी तबीयत सच में ही खराब है। इन्हें 1-2 दिन आराम करने दो, फिर यही घर के काम करा करेंगी। जब तक घर के काम तुम तीनों आपस में बांट लो। तुम तीनों भी तो इस घर की बहू हो। क्या हम काम करेंगे? आपने क्या हमें कोई नौकरानी समझ रखा है? हम इतना सारा दहेज जो लाए थे वो यहाँ काम करने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि आराम करने के लिए लेकर आए थे। हमने अपने घर में आज तक एक चम्मच तो उठाया नहीं और आपको क्या लगता है हम इस घर का झाड़ू पोछा करेंगे? अगर आपको इतनी इस घर की पड़ी है ना, तो आप खुद ही इस घर की सफाई कर लो। अपनी तीनों बहुओं को ऐसी बातें सुनाकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती है। अनुपमा खुद ही घर के सारे काम करती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बारिश के तेज होने की वजह से घर के अंदर तक पानी आ जाता है और घर की छत भी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर की छत कैसे टूट गई? अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मोनिका बहू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना, हम लोग तुम्हारे घर पर चलते हैं जब तक यहाँ बारिश रुक नहीं जाती। सॉरी माँ जी, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि आप सभी लोग मेरे घर में आ जाएं, इसलिए मैं आपको अपने घर लेकर नहीं जा सकती। माँ जी, मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो मैं भी आपको अपने घर लेकर नहीं जा सकती। लेकिन बहू, हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? माँ जी, हम नहीं, आप और आपकी ये दोनों गरीब बहू, हम तीनों तो अपने घर जा रहे हैं। हम लोग इस बारिश में ऐसे नहीं रह सकते। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आ जाएंगे। इतना कहकर मोनिका, प्रिया और सोनी अपने अपने घर चली जाती हैं और बेचारी अनुपमा बारिश में भीगती रह जाती है। अपनी सास के साथ ऐसा होता देख ज्योति और अनामिका को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आप हमारे मायके चलिए। हमारा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक आप हमारे साथ हमारे मायके में ही रहिएगा। हाँ माँ जी, हमारा घर हमारी भाभीयों के घर की तरह बड़ा तो नहीं, लेकिन आप उसमें आराम से रह सकती हैं। वहाँ पर आपको किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी दोनों बहुओं की ऐसी बातें सुन अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अनुपमा अनामिका के साथ उसके मायके में जाती है।
जहां अनुपमा का अनामिका के घर वाले बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अनामिका ज्योति भी अपनी सास का वहां बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। अपनी बहुओं और उनके मायके वालों का ऐसा बर्ताव देख अनुपमा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ज्योति, अनामिका, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम्हें हमेशा ताने दिए और तुमसे ही घर के सारे काम कराए, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और मैंने जिन बहुओं को हमेशा तवज्जो दी उनका बेटियों की तरह ख्याल रखा, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। आप हमसे बड़ी हैं और आप हमसे ऐसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हैं और एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर अनुपमा उन्हें अपने गले लगा लेती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में बारिश भी थम जाती है, जिसके बाद अनामिका, ज्योति और अनुपमा तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद मोनिका, सोनी और प्रिया भी वापस अपने ससुराल आ जाते हैं। मैं तो बहुत थक गई। ज्योति, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे और हमारा सामान अंदर रख देना। कान खोलकर आज तुम तीनों सुन लो। जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही ज्योति और अनामिका भी इस घर की बहू हैं। अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम खुद अपना काम करोगी, तुम इन दोनों पर हुक्म नहीं चलाओगी। और अगर तुम तीनों ने इन दोनों से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? कल तो आप इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और आज आप इन दोनों की साइड ले रही हो। ऐसा क्या जादू कर दिया इन्होंने आप पर? जादू इन दोनों ने नहीं, तुम तीनों ने किया था मुझ पर अपने पैसों का, जिसके लालच में मैं अंधी हो गई थी और मैंने अपने इन दोनों हीरे जैसी बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब से तुम तीनों और इन दोनों का इस घर पर बिल्कुल बराबर का हक है। कोई किसी पर किसी भी तरह का हुक्म नहीं चलाएगा। अनुपमा की बात सुनकर तीनों बहुएं हैरान रह जाती हैं और ज्योति, अनामिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुओं का इस घर में बराबर का हक होता है और कोई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है।